सनी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज के कारण यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, पॉइंट पी। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखा था। याद आ रहा है किसी को फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू, बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है? नहीं, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये प्लस क्यू। इसको द्विध्रुव कहते हैं। होता क्या है, इसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। इसके कारण नहीं। हाँ। तो देखो, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। आप लोगों को समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बना रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत पास पास होते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इनके कारण अगर कोई पॉइंट, दो पोजीशन पॉसिबल है, एक पोजीशन यहाँ पे है तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पे होगा तो उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये क्या हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। अब हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, और वैसे ही इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज है। आगे चल के हम इन दोनों को रिलेट करने वाले हैं कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पे एक डॉग है। अब डॉग जो है, उसकी एक सर्टेन ये फील्ड है, इस फील्ड में अगर कोई आया तो क्या करता है, उसको दौड़ाने लगता है। मानते हो इस बात को? अब इससे मान लो 1 किलोमीटर दूर आप खड़े हो। आइए, अब देखो, ये डॉग है, ये इसकी सर्टेन ये कोई फील्ड है। अब इसकी फील्ड जो है, यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे थोड़ी कम स्ट्रांग है, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे और कम। अगर 1 किलोमीटर दूर से आप इसको देखते हो और आपको डॉग से बहुत डर लगता है, तो आप क्या करोगे, यहीं से अपना रास्ता चेंज कर लोगे। आराम से चेंज करोगे या बहुत हड़बड़ी में चेंज करोगे? आराम से, डॉग 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये वही आप हो, अब आप किसी टर्निंग पे गए, जैसी मुड़े तुरंत आपके एकदम साक्षात सामने डॉग। अब आप खड़े थे यहां पे। अब बताओ, आप कैसे भागोगे? नहीं नहीं, भागोगे, ये पक्का है। अब कैसे करोगे? अब बहुत स्पीड में भागोगे। मानते हो इस बात को? तो देखो, ये वही डॉग है, ये वही आप हो। यहाँ दूर हो तो यहाँ पे बोलूंगा, इस लड़के में तो पोटेंशियल नहीं है, ये तो कितना धीरे से मुड़ा। इसने डॉग देखा, उसके बाद भी देखो कितना धीरे से मुड़ रहा है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं। लेकिन वहीं अगर आप एकदम पास में आ जाते हो तो ये वही आप हो, ये वही आपकी एनर्जी है, लेकिन आप क्या करोगे, बहुत तेजी से यहां से भागोगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के जितना पास रहोगे ना, उतनी स्ट्रांग होती है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। क्योंकि फॉर्मूले से हमको पता है, देखो, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये होता है पोटेंशियल, यानी कि यहां से भागने की इसके पास एनर्जी। यहां पे देखो, यहां पे अगर एक मैग्नेट है, ये एन है, ये एस है, ये भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। भले इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तक के पहुंच रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे निकल के एस पे पहुंचती है। तो देखो, भले इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, लेकिन इसके पास इतनी सफिशिएंट पोटेंशियल नहीं कि यहां से इधर सरक पाए। अब क्या होगा, मान लो आप इसको यहां तक के ले आए, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हिंदी में कहूं मैं तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल को हम विभव कहते हैं। एक मिनट यार, इससे पहले पोटेंशियल को डिफाइन कर लेना ज्यादा सही होगा। तो चलो इसके नीचे ही मैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इस हेडिंग में हम ये निकालने वाले हैं ना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इसी के नीचे एक सब हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हिंदी में से कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव। होता क्या है इसमें, मान लो कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई एक छोटा सा चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको उठा के जब आप इसके पास में लेके आते हो, मान लो आप उसको उठा के यहां पे लेके आ गए, तो यहां पे लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय जो इसका चार्ज था, वही क्या कहलाता है, इसका पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी चार्ज को उठा के किसी दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट डिवाइडेड बाय इसका जो चार्ज है जिसको आप उठा के लेके आए, वही क्या कहलाता है, इसका पोटेंशियल कहलाता है। जैसे कि देखो, मान लो आप कुएं से पानी निकाल रहे हो बाल्टी से, वो बाल्टी 5 लीटर का कोई बकेट है, उसको निकालने के लिए आपको अलग वर्क करना पड़ेगा। मान लो उसको निकालने के लिए आपको 10 जूल का वर्क करना पड़ता है। भाई बाल्टी निकालना है, वर्क तो करना पड़ेगा। और उसमें पानी कितना आया, 5 लीटर आया। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 2 जूल पर लीटर मिल गया ना, कि 1 लीटर पानी निकालने के लिए आपको 2 जूल वर्क करना पड़ता है। वही काम हमको यहाँ पे चाहिए कि हर चार्ज के लिए, मतलब पर कूलम के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू, मान लो इसकी जगह पे होता +5 क्यू। तो अगर आपके पास पोटेंशियल है, यानी कि एक चार्ज के लिए, मतलब एक कूलम्ब के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, तो आप 5 कूलम्ब के लिए भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, जैसे एक बाल्टी पानी निकालने के लिए हमको 10 जूल वर्क करना पड़ता है, और उसमें जितना भी पानी था उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको पर लीटर के लिए मिल गया वर्क डन। तो वैसे ही यहाँ पे पर कूलम्ब के लिए हमको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, वर्क डन इन bringing bringing a unit charge, a unit charge from infinity, from infinity to any point, to any point without acceleration, without acceleration। यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज था और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई यूनिट चार्ज था, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज किसे कहते हैं, 1 कूलम को। जैसे यूनिट मास क्या होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो वैसे यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को उठा के अगर आप यहां तक के लेके आए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां तक के लेके आए, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। और ये जो वर्क है वो किसके लिए है, 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, यानी यूनिट चार्ज के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब ही क्या होता है, 1 कूलम्ब।
जैसे मैंने वहां पे निकाला था 1 लीटर पानी के लिए टोटल वर्क डन निकाल लिया था, वैसे ही 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है हमको, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। ये हो जाएगा 1 जूल, सॉरी 1 जूल नहीं, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब यूनिट, ये ऐसा ही यूनिट है इसकी, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा पता है 1 वोल्ट को, और इसी को ना वोल्ट कहा जाता है, ये जो है जूल पर कूलम्ब, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण। तो ये वही है, अब बताते हैं ना 220 वोल्ट पे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगाते हैं तो देखिएगा कि उसमें से 2 वायर निकले होते हैं, उन दोनों एंड्स के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। जैसे पानी यहां से यहां क्यों फ्लो करेगा, जब लेवल का डिफरेंस होगा। अगर टंकी को आप यहीं पे रख दोगे और यहीं पे नल होगा तो क्या पानी निकलेगा उससे, नहीं, डिफरेंस होना चाहिए, लेवल डिफरेंस। हीट कहां से कहां फ्लो होती है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी कहां फ्लो होती है, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो कई बार आपको कहते हैं कि वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोल सकते हो कि अगर हमें 1 कूलम चार्ज को इन्फानाइट से किसी डिस्टेंस पे लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। लिख लीजिएगा इसको, लिखिए ऐसा करके लिख लीजिए, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। लिखिएगा द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, the potential is said to be 1 volt if 1 joule of work, 1 joule of work is to be done, is to be done to bring 1 coulomb, to bring 1 coulomb of charge from infinity to any point, from infinity to any point. V is equals to W by Q. इस पे स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार इस्तेमाल होता है। V is equals to W by Q. अब जो यहाँ पे बैठे उन्होंने तो हेडिंग लिख ली थी, जो न्यू ज्वाइन किए हैं वो लोग हेडिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, ये उसका हमने फॉर्मूला निकाला था। अब हम लोग निकालने वाले हैं कि इसी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर V कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको निकालना है। लिखिएगा इसमें, let a point, let a point charge, let a point charge, ये लिखिएगा प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू at point A, at point A is to be taken, is to be taken to the point B, to the point
बी in the influence of in the influence of electric field due to electric field due to अब ये लिखिएगा ये प्लस बड़ा वाला क्यू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए यहां पे मैंने बनाया प्लस क्यू चार्ज, यहां पे मैंने बनाया एक पॉइंट ए और यहां पे मैंने बनाया एक पॉइंट बी। ये पॉइंट ए के ऊपर एक छोटा प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है। अब आप ध्यान से देख के बताइए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉइंट ए पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ये नहीं है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेफ्ट में या राइट में? राइट में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये बात सबको क्लियर है। अभी अभी पोटेंशियल का आप लोगों ने फॉर्मूला डेफिनेशन देखा है कि किसी पॉइंट चार्ज को जब आप इन्फानाइट से उठा के किसी पॉइंट पे लेके आते हैं तो जो वर्क आपको करना पड़ता है ना, दैट डिवाइडेड बाय इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को ए से उठा के बी पे लेके आऊंगा, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा, बस यहां पे मुझको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा इसका। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो देखो यहां पे ये वाला फोर्स लग रहा है, बट मुझे उठा के उसको लेके आना है इधर। मैंने एज्यूम किया कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है dx, यानी कि मुझको इसको dx डिस्टेंस तक के मूव करना है। अब एक बात बताओ आप, यहां पे इसको मुझे इस डायरेक्शन में लेके आना है तो फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, इतना इसके इक्वल फोर्स रहता है कि ये बहुत स्लोली मूव करते हुए यहां तक के आता है, बहुत इसको इक्विलिब्रियम में हमको यहां से यहां तक के लेके आना पड़ता है। तो मैंने ऐसा माना कि यहाँ पे इसको लाने के लिए मैं जो फोर्स लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल जो है वो एग्जैक्टली इस एफ के बराबर है। हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत स्लोली किया जाता है ताकि इसमें कुछ एरर ना मिले हमको। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको विदाउट असलरेशन हमको यहां तक के लाना है, तो हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इस डायरेक्शन में लगा है, थोड़ा सा उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पर मान लो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन था, इस डायरेक्शन में आपने 10 न्यूटन लगा दिया तो ये तो बहुत तेजी से असलरेट कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ही ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ये हो जाएगा 5.0001 न्यूटन। तो लग तो ऑलमोस्ट सेम रहा है पर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा है, तो बहुत स्लोली क्या है वो यहां से यहां तक के मूव करेगा। स्लोली हम इसलिए मूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको आप स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं, तो स्लोली इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि हमें इसमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो प्रोसेस हुई है यहां से वो यहां तक के आया है, उस प्रोसेस का आपको क्या करना है, नीचे का एरिया निकालना है। अभी आप एरिया निकाल सकते हैं क्या, मैंने तो प्रोसेस ही नहीं बनाई है। हो सकता है प्रोसेस ऐसे आए, आपको नीचे का एरिया निकालना है, हो सकता है प्रोसेस ऐसे आए तो भाई एरिया चेंज हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आते हैं ना तो बहुत स्लोली आते हैं ताकि हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सके। अब देखो हो सकता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, तो आपको एक पर्टिकुलर पाथ तो मिल जाएगा एग्जैक्ट, इसलिए ये प्रोसेस बहुत स्लो करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, मैं इसके बराबर ही लगाने वाला हूँ। ये कथा कहानी मैं सब क्यों बता रहा हूँ, उसका भी रीजन है। तो यहाँ पे देखो अब वर्क डन हम निकालना चाहते हैं, तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो चेंज होते रहेगा। तो देखो मैंने लिख दिया एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो एफ एक्सटर्नल के कारण हो रहा है। मानते हो ना इस बात को, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्यों आया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तभी यहां से यहां तक क्या आया। लेकिन यहां पे क्या है, मुझे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन में ये एफ की वैल्यू हमको पता होती है। तो मैं एफ एक्सटर्नल को एफ के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए,
क्या इसको मैं माइनस एफ नहीं लिख सकता? माइनस एफ नहीं लिख सकते इसको? जैसे देखो यहां पे अगर ये वाला फोर्स है 5 न्यूटन, इसको मैंने नाम दे दिया है ए, और यहां पे जो बी है वो है कितना, 10 न्यूटन। ये फोर्स का नाम है ए, इस फोर्स का नाम है बी। ये है 10 न्यूटन और वो है 5 न्यूटन। लेकिन देखो कायदे से ये 5 न्यूटन है और ये क्या है, -10 न्यूटन। तो यहां पे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू वो कितनी है, जस्ट डबल है इससे। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड इससे बता सकते हैं, और जब मैं डायरेक्शन पूछूंगा कि डायरेक्शन क्या है, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, माइनस साइन, कि डायरेक्शन जो है उसकी जस्ट अपोजिट है। तो वैसे ही यहां पे अगर मैं यहां पे एफ लिखना चाहता हूं, अगर आपने एफ फोर्स लिख दिया, तो भाई डायरेक्शन तो इसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो ये वाला जो फोर्स है ना एफ, इसका कूलम्ब ने हमको फॉर्मूला दे दिया है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इसलिए ये फोर्स हमेशा हमको नोन होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको मैं इस डायरेक्शन में ला रहा हूं, तो मुझे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ना। पर फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लिखना है, और एफ एक्सटर्नल क्या है, बिल्कुल इसके बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ एक्सटर्नल क्या है, माइनस एफ के बराबर। यहां पे मैं माइनस एफ लिख दिया। इसको देखो कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है कि जो वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो है इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। और जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट होता है कोई दो वेक्टर का, तो हमको क्या मिलता है, नहीं वैल्यू क्या मिलती है, स्केलर मिलती है कि स्केलर वैल्यू मिलती है। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसका आंसर कितना होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ये जो दोनों है ना, इनका डॉट हटा दो, ये ऊपर से ये हटा दो, अब ये स्केलर बन गए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब यहां पे देखो कि यहां पे एफ इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पे 180 डिग्री रखोगे ना, तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, -1, यानी कि माइनस एफ डी एक्स। तो ये दो तरीके हैं समझने के कि भैया हमने फोर्स तो ये वाला लगाए थे, पर हमने नाम उसका लिखे हैं, तो हमको सामने एक माइनस लगाना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन अपोजिट हो सके। तो हमने माइनस एफ डी एक्स यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए डब्लू हम लोग ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरा वर्क डन निकालेंगे, और आखिरी में क्या करेंगे, क्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो लिखिएगा, ये वाला पहले तो आप ना डायग्राम बना दीजिए, प्लस क्यू पी ए एफ एक्सटर्नल एफ, ये प्लस क्यू ये डी एक्स। और ये डिस्टेंस भी जो है यहां तक की ये एक्स है, पॉइंट ए तक की डिस्टेंस एक्स है। हो गया। अब देखो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस एफ डी एक्स का। जब भी डी एक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक की होगी, हमने ये मान लिया कि इसको हम इन्फानाइट से उठा के लेके आए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला डेफिनेशन ही यही था कि किसी पॉइंट को इन्फानाइट से आप किसी पॉइंट तक के लेके आते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है, तो वही वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू क्या होता है, उसका पोटेंशियल होता है। यही डेफिनेशन है। तो पॉइंट ए कहाँ है, इन्फानाइट पे, उससे हम किसी पॉइंट बी तक के उसको लेके आए। तो यहां पे देखो ये
इन्फानाइट डिस्टेंस से हम इसको किसी पॉइंट बी तक के लेके आए हैं। मैंने ऐसा मान लिया कि जो पॉइंट बी है ना, यहां तक की डिस्टेंस आर है, यानी किसी पॉइंट को हम इन्फानाइट से उठा के इसको आर डिस्टेंस तक के लेके जा रहे हैं, तब हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो इन्फानाइट से उठा के हम इसको आर डिस्टेंस तक के ले गए। अब देखिए ये इन्फानाइट है, ये आर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब ने हमको दिया है के क्यू क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे डीएक्स है, ये तो कांस्टेंट है आर की वैल्यू। यहां पे मूव वेरी कौन कर रहा है, यहां पे वेरी कर रहा है एक्स। पहले ये इस डिस्टेंस पे था, अब इस डिस्टेंस पे आर तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। एक्स जो है वो इन्फानाइट से लेके आर तक के जा रहा है। यहाँ डीएक्स लिखे हो तो यहाँ पे भी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपने एक्स ली थी। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। एक बार खुद से करो, फिर मैं तो यहाँ कर ही रहा हूं। 1/x², इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -2। फिर इसको करोगे इंटीग्रेट तो -2 + 1, माइनस काम में तो कितना हो जाएगा ये, हाँ, तो -1/x। अभी माइनस से माइनस में कट कर देता हूं, यहाँ पे दो माइनस दिख रहे हैं, इसको इससे ये कट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे बन जाएगा क्या, के क्यू क्यू, ये हो जाएगा 1/r -1/∞। तो के क्यू क्यू, अब आप देखिए 1/∞, नीचे इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/r बचेगा। तो के क्यू क्यू बाई आर, ये हमको क्या मिल गया, वर्क डन का फॉर्मूला। और अगर मैं निकालना चाहूं पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू होता है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई क्यू। तो यहां से हमको मिल जाएगा ये के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर मिल गया इतना। अब यहीं से हम लोग कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। देखो आपने क्या निकाला है, के क्यू बाई आर निकाला है। के क्यू बाई आर, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आता है, के क्यू बाई आर। लेकिन किसी पोटेंशियल चार्ज के कारण, सॉरी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और हमने पोटेंशियल कितना निकाला, के क्यू बाई आर। ठीक है, बाद में ये हमको काम आएगा रिलेशन। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना, यहाँ पे कंपैरिजन, कंपैरिजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका फॉर्मूला क्या आया था, इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर।
के क्यू बाई आर। अब एक छोटी सी हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे ये कोई एक पॉइंट है P, और यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ पे एक चार्ज है Q4। इससे जो इसकी डिस्टेंस है ये है R1, इससे जो इसकी डिस्टेंस है R2, और इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो है R3, और इससे जो इसकी डिस्टेंस है R4। अब इतने सारे पॉइंट चार्ज हैं, उसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कितना होगा? एक के कारण तो हमने निकाल लिया, के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे 4-5 है, तो आप क्या करना है, आंख बंद करके यही वाला फॉर्मूला सबके लिए लगा देना कि नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी, इसके लिए क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री प्लस के क्यू फोर बाई आर फोर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। स्केलर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें एडिशन और सब कर सकते हैं। हाँ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप Q1 लिखेंगे, मान लो ये नेगेटिव होता तो आप यहाँ पे माइनस Q1 लिखते। चार्ज का यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिखना है आपको, और आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अब एक क्वेश्चन कीजिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at the electrostatic potential at 0.1 meter, 0.1 meter from a point charge, from a point charge is plus 50 volt, plus 50 volt, full stop. What is the magnitude and sign of charge? What is the magnitude and size sign of charge? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है, इससे 0.1 मीटर की दूरी पे कोई और एक चार्ज है 0.1 मीटर की दूरी पे, जिसके ऊपर जो V है उसकी वैल्यू है प्लस 50 वोल्ट। तो बताओ इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इसका साइन कितना है। साइन तो भी दिया ही नहीं है, मैंने प्लस क्यों लगा दिया यहाँ, इस पे भी प्लस नहीं लगाऊंगा। तो बोल रहा है किसी चार्ज से 0.1 मीटर दूरी पे कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर इतना पोटेंशियल है, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस चार्ज का, और साइन क्या है। तो देखो ये दिया हुआ है आपको V, और V का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो बस R आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। उसके बाद Q तो आपको निकालना है, V आपको दे रखा है, और इस K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ये हमको याद रखना है।
ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। साइन नेगेटिव क्यों आया? पॉजिटिव आएगा ना। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो क्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो इसका वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। ये होता है 9 इंटू 10⁹9। इसकी यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सही। अरे वो फॉर्मूला याद करो, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। वाला फॉर्मूला याद है? अब भी तो लगाए थे। यहां से देखो के को इधर छोड़ दो, बाकी सब इधर ले आओ। फोर्स आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स होता है न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ये देखो के की यूनिट आ गई। याद कुछ नहीं रखना है, सब निकाल लेना है। आप ऐसे ही निकाले ना। अच्छा याद रखे हो, चलो याद रखे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो याद नहीं रहता, मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? यही वाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमको याद रखना है के की। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है कि पोटेंशियल जो है वो है +50 इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹9। क्यू तो हमको निकालना है और ये दिया हुआ है 0.1। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस में कितनी आ गई? माइनस -9 या 8? चलो निकाल लेते हैं। 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9। अब देखो इससे ये होगा तो कितना हो जाएगा? ये 5। ऊपर में तो 10⁻⁻9 पहले ही पहुंच गया, और ये 9 नीचे है। 9 से ये जाता है 0.55, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। अगला क्वेश्चन। A wire is bent a wire is bent, bent, bent in form of a circle, in form of a circle of radius 10 centimeter, radius 10 centimeter, comma, it is given a charge of, it is given a charge of 250, प्लस में लिखेगा +250 माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 होता है इसका मतलब पॉजिटिव 250 माइक्रो कूलम्ब, विच स्प्रेड्स, SPREADS, स्प्रेड्स यानी फैल जाता है, विच स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, फुल स्टॉप। What is the electric potential? What is the electric potential and electric field? What is the electric potential and electric field in the center? In the center. फटाफट। इसमें एक वायर है, उसको गोल ऐसा घुमा के 10 सेंटीमीटर का उसने ऐसा एक रिंग टाइप का बना लिया है। जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर में आपसे पूछ रहा है V इज इक्वल्स टू वॉट एंड E इज इक्वल्स टू वॉट, दोनों की वैल्यू पूछ रहा है।
क्या? हाँ, आप खुद सोचो क्या लेना चाहिए। आर क्या होता था? पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस। हाँ तो देखो चार्ज, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई एक चार्ज, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी, होगी या नहीं? तो देखो ये वाला क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटो ये है कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 250 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 250, 250 इसको दे दिए थे, तो पूरा यूनिफॉर्मली क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक ये टोटल चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू बाई आर। अगर आप इसमें पूरी लेंथ को लेके चलोगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि इस पूरी लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। यहां हमको टोटल अमाउंट दे दिया है। अगर टोटल अमाउंट दे दिया है तो क्या है, ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? आर डिस्टेंस के ऊपर है। कहीं पे भी देख लो, ये पूरा का पूरा चार्ज आर डिस्टेंस पे ही है। तो आप क्या करोगे? सीधा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। लगाओ आंसर। हाँ कितना? 2250 इंटू 10⁴। हाँ, और यूनिट? हाँ, वी की यूनिट वी है, तो ये आ जाएगा 2250 इंटू 10⁻, कितना? 4 ना, 4 वोल्ट। ये कितना आएगा? माही, सानिया, किसी का आंसर आया? नो सर, निकाल रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 225 आया होगा आपका, ऐसा कुछ होगा। आंसर यही सही है। ये 10⁵ क्यों ऐसा? यही दिक्कत होती है उसमें। जब हमने आर पढ़े थे, पता है, जब ये रिंग पढ़े थे ना, तो इसकी रेडियस थी ए और ये डिस्टेंस थी आर। खोल के देखो, आप दोनों न्यू हो, आपके पास ये फॉर्मूला नहीं होगा। हमने जब ये रिंग पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इसमें स्ट्रेंथ होगी, तब हमने लिखा था ये आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है वो है ए। और अभी आपने क्या ले लिया है? इसको आर कंसिडर कर लिया आप लोगों, वो है नहीं डेरिवेशन। फॉर्मूला क्या आया था हमारा उसका? E इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहां पे 3/2 था आई थिंक, इतना ही था ना। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जहां पे ए क्या थी? इसकी रेडियस, और आर क्या था? इस पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस। अगर, सॉरी सॉरी, आर स्क्वायर प्लस, हाँ, फॉर्मूला ये था हमारा। अब यहाँ पे आर की जगह पे जीरो रखो, नीचे तो ए स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? याद करो, हमने वहां पे स्पेशल केस लिखा था कि अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि अगर कोई पॉइंट इस सर्कल के सेंटर में होता है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो आपको तो ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए था, और सीधे मुझे बोलना चाहिए था, सर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। तो आगे चल के मैं और एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सेंटर के ऊपर निकालना होगा, तो आपको यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी कॉइल के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। समझ में आया?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें देखो इधर भी लग रहा होगा, इधर भी ये लग रहा होगा, इधर भी ये लग रहा होगा, इधर भी ये लग रहा होगा। वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ में जब इसको ऐड करोगे ना तो जितना इधर उतना ही इधर, ये सब कुछ ऐड होने पे जीरो मिलता है। लेकिन ये जो है हमारा v, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर, जितना भी है सबको जोड़ दो, ठीक है? तो प्लस क्यू चार्ज है तो पूरा का पूरा प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। टू चार्जेस, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आर लिखा रहता है, और आर जो रहता है वो डेरिवेशन में ये रहता है पॉइंट पी से वहां की डिस्टेंस, याद रखना। टू चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, दो चार्जेस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज। फुल स्टॉप। एट व्हाट पॉइंट, at what point on the line joining, at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero, is the electric potential zero? दो लाइन का क्वेश्चन है ये। ये बोल रहा है चार्जेस लाइन ज्वाइन कर रही है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर दो। क्वेश्चन की जो लाइन है उसी को हम फॉलो करेंगे। इन दो चार्जेस जुड़ने की जो लाइन है उसमें किस पॉइंट पे p की वैल्यू 0, दोनों चार्जेस एक लाइन से जोड़, अब वहां पे एक पॉइंट कहीं पे भी रैंडमली बना दो। हां, जहां इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं p, है ना? अब किसी भी एक चार्ज से उसकी डिस्टेंस ले लो x, स्प्लिटिंग इक्वेशन को हम ऐसे ही करते हैं, कोई भी एक चार्ज की डिस्टेंस x लो जिसमें हम ये डिस्टेंस x होगी, यानी कि d से लेके p की डिस्टेंस x है, वहां ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस ऊपर 15 है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x है, हाँ 50 माइनस x, तो देखो डिस्टेंस पता चल, और चार्ज इस पॉइंट p पे टोटल पोटेंशियल निकाला ड्यू टू डिस्चार्ज aq by r, ड्यू टू डिस्चार्ज aq by r। अगर ये दोनों आपस में इनको जोड़ने में जीरो आने तो देखो आप लोग अपना बनाते हो, ये 3 into 10 to the power -8 कूलम, बस ये वाला जो चार्ज है -2 into 10 to the power -8 कूलम। अब इनको एक लाइन जोड़ रही है, वो पूछ रहा है इस लाइन में और एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर p का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने ले लिया ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है 50 माइनस x, ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब पॉइंट p पे
due to 3 into 10 to the power minus 8 coulomb charge, potential on point P is equal to K Q by R. ये हमको फॉर्मूला पता है, K लिखा मैंने, Q की जगह मैंने लिखा 3 into 10 to the power minus 8 divided by R की जगह मैंने लिखा x. इसका पहली मानी है x, चार्ज दिया हुआ है. Similarly, due to minus 10 to the power minus 8 coulomb charge, potential on point Q is, इसका मैंने नाम दे दिया V1. तो V2 की वैल्यू हो जाएगी K minus 2 into 10 to the power minus 3 divided by 15 minus x. क्योंकि ये जो है इसमें ये कोई पॉइंट की है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल आ रहा है, प्लस प्लस माइनस डायरेक्शन ये स्केलर क्वांटिटी. पहले क्या होता था, डायरेक्शन होती थी. देखो इस पॉइंट पे अगर मैंने इधर लगाया 5 न्यूटन तो मिलेगा -10 न्यूटन. आप देखते थे पॉजिटिव इधर तो क्योंकि पता है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी की टू डायरेक्शन. इससे क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस. चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वाला चार्ज लिखेंगे. अब लिखेंगे नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी. नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2. अगर इसी को होना है जीरो, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए. इसका मतलब V1 प्लस V2 यानी कि K 3 into this divided by x plus K minus 2 into 10 to the power minus 8 divided by 15 minus x should be equal to 0. K जो है उसको ऐसे ही उड़ा दो, क्योंकि साइड जीरो है तो K खत्म हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली यहां से क्या बचने वाला है, 3/x इज इक्वल्स टू 2/15 माइनस x. आपका आंसर आ गया ना, कितना? हाँ 9 सेंटीमीटर. लेकिन हमको ना आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमने इसको x मान लिए थे तो हमको ना पूरा लिखना है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 into 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज. हमको ये बताना पड़ेगा. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3x और ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x. 3x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x. इधर है 45 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. तो हम आंसर पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे, द पोटेंशियल विल बी 0 एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 into 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज. इसके बाद वाली क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अगर कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q प्लस q, तो इस पे जो डाइपोल एक्सिस होता है उस पे अगर कोई पॉइंट P है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये हम लोग निकाल चुके हैं. हम ये भी निकाल चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर है, मान लो कोई पॉइंट Q है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं. अब हमें क्या निकालना है कि अगर कोई डाइपोल है तो उसके इक्वेटोरियल एक्सिस और उसके डाइपोल एक्सिस के ऊपर यानी पॉइंट P के ऊपर और ये जो पॉइंट Q है इसके ऊपर V की वैल्यू कितनी होगी, V एट पॉइंट P और V एट पॉइंट Q ये कितना होगा,
ये हमको फाइंड आउट करना है अगली क्लास में। लेकिन एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग हमको ये देखने के लिए मिलेगी कि पॉइंट पी के ऊपर जो है वो तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। पर आप जब देखोगे ना, इस पॉइंट के ऊपर देखो, यहां से अगर डिस्टेंस आर है तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर, क्योंकि दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो देखो इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, और इसके कारण क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई आर। और जब जब जोड़ोगे ना इसके ऊपर तो आपको जीरो मिलेगा। तो हम इसमें ना एक नया डेरिवेशन और करेंगे। वो डेरिवेशन ये होगा कि इसको ना यहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर। अगर इसको शिफ्ट कर देंगे तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो एक आपके पास ना फॉर्मूला आ जाएगा। अब उस फॉर्मूले में क्या होगा, एक एंगल होगा थीटा। वो थीटा एंगल हमको ये बताएगा पॉइंट पी का लोकेशन। हो सकता है पॉइंट पी यहां हो, तो देखो ये हो जाएगा उसका थीटा। हो सकता है पॉइंट पी यहां हो तो ये हो जाएगा उसका थीटा। तो फॉर्मूला हमको एक ही मिलेगा। जब आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दोगे तो आपको ना इस पॉइंट पे मिल जाएगा। थीटा की डिग्री, थीटा को 90 डिग्री कर दोगे तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। तो अगली क्लास का हमारा यही टास्क है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे निकालेंगे पी पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे पॉइंट क्यू पे। लेकिन मैंने बताया पॉइंट क्यू पे कितना आने वाला है, 0। तो हम क्या करेंगे, इधर उधर किसी एक पॉइंट पे निकाल लेंगे थीटा के टर्म्स में। तो देखो अब वो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना, अगर वो फॉर्मूला सही है तो वो पॉइंट पी के लिए भी वैलिड होना चाहिए और क्यू के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो हम उसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करके देखेंगे और फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी पुट करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। तो ये हमको अगली क्लास में काम करना है। उसके बाद फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद वाली क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो कॉस कंपोनेंट आएगा, वेरी गुड, क्योंकि कॉस 0 जब होगा तभी तो 1 होगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और जब ये 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री होने पे कौन 0 होता है, कॉस 0 होता है। तो कॉस कंपोनेंट आने वाला है, ये पक्का है, वेरी गुड। तो अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद गॉस थ्योरम में हम लोग जाएंगे। तो आप लोग प्लीज पिछली क्लास के जितने फॉर्मूले वगैरह हैं उसको देख के आना। आज जैसे जो ब्लंडर हुआ था, आपने आर को ए मान लिया था, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए सानिया, आप लॉग आउट कर सकते हैं। ओके सर।